अच्छा जी, अब तक का जो रैप अप है वो क्या है? इन 1 मिनट दैट रैप अप इज, आपकी प्लानिंग का जो CPU है, द सेंट्रल पार्ट इज योर वर्क ब्रेकडाउन। आप वर्क ब्रेकडाउन तक कैसे पहुंचे थे वो भी आपको पता है। कैसे पहुंचे थे? क्योंकि वर्क ब्रेकडाउन निकलता है आपके ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव पे आप कैसे पहुंचे थे? फ्रॉम योर प्रॉब्लम एंड कॉजेस एंड देयर इम्पैक्ट्स। प्रॉब्लम तब आप कैसे पहुंचे थे? फ्रॉम योर ऑडियंस, कि मैं इस ऑडियंस को सर्व कर रहा हूँ, उसका ये प्रॉब्लम है, उसके ये कॉजेज हैं, उसके ये इफेक्ट्स हैं, उसको आपने टॉगल किया, देन यू केम डाउन टू ये मेरा वो ऑब्जेक्टिव है, ये मेरे इनपुट्स हैं और ये मेरे आउटपुट्स हैं। ठीक है, उसको फिर आपने कॉजल ज़रा चेक किया कि वाकई रिजल्टिंग इन दैट करें, देन यू केम टू के वर्क ब्रेकडाउन। वर्क ब्रेकडाउन से फिर सारी चीज़ें निकलती हैं। द फर्स्ट थिंग वी गॉट वाज कि वर्क ब्रेकडाउन के सारे फिर टास्क क्या है, उसी से निकलता है कि फिर टीम क्या है, उसी से निकलता है फिर रिसोर्सेज क्या है। ठीक, वो एक आइट्रेशन में काफ़ी सारा आपको 50-60%, 70% पता चल जाता है। फिर जो उसमें क्रैक रह जाते हैं वो कैसे फिल होते हैं? रिस्क एनालिसिस से, कि व्हाट माइट हैपन व्हिच विल नेगेटिवली पॉजिटिवली इम्पैक्ट दैट। ठीक है, वो आपने किया। ठीक, उसमें से निकला तो फिर उसको हमने प्रोबेबिलिटीज इम्पैक्ट निकाल के देखा कि यार ये करने वाले काम है, दे विल गो बैक टू इनटू योर वर्क ब्रेकडाउन। ठीक, तो आपका वर्क ब्रेकडाउन मजीद इनरिच हो गया, अब वो कंप्लीट है। ठीक है, कंप्लीट अभी भी वो नहीं है, राइट? यू आर इनटू एन इटरेशन जहाँ पे अभी भी वो कंप्लीट नहीं है, राइट? बट इट्स अ बिग गैप फिलिंग व्हिच वी हैव डन। इसके बाद जो आप काम करते हैं टू फिल इन मोर क्रैक्स इनटू योर प्लान, और none of them is a theoretical work. Every serious team has to do it once and make a plan. उसी से सबसे आगे सारी चीज़ें निकलती हैं। तो फिर आपको चाहे 6 महीने बाद उसको करें, वो प्लानिंग का जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपका रिव्यू होता रहता है, चेंज होता रहता है, बट यू मेंटेन दैट डॉक्यूमेंट। दैट डॉक्यूमेंट इज अ डायनामिक डॉक्यूमेंट, उसके वर्जन आप मेंटेन करें 1.1, 1.1 व्हाटएवर। ओके, तो हम आ गए थे कहाँ पे कि वेयर वी हैव and objectives which we were calling 1, 2, 3 and lot of activities 1.1, 1.2, 1.3। ठीक है, और आपको पता है ये कौन करेगा, और आपको 2 एक्टिविटीज पता है कि ये कौन करेगा, ये कौन करेगा, 2.1, 2.2, 2.3 यहाँ तक। एंड यू हैव ऑल्सो टेकन ऑल दोज जो रिस्क की तरफ से आ रही हैं आपकी। ठीक है ना, रिस्क की वजह से जो आपने आप 1.11 और 1.12 ऐड की हैं वो भी आ गई हैं। फाइन, गुड। तो अब जो आपका, सॉरी, इज इट वर्किंग? हाँ, अब जो आपका अगला काम है ना वो ये है कि आप इस सारे को पोस्टेड कार्ड्स पे, वो जो होती हैं जॉब कार्ड ना, वो जो स्टिकी नोट्स होते हैं, वो स्टिकी नोट्स पे यहाँ पे कोई एक लिख लेंगे। लेट्स से मैंने 1.1 लिखी, और फिर मैंने देखना है कि ये 1.2 इससे पहले होगी कि बाद में होगी। ठीक है, तो आप समझे कि टाइम लाइन इज फ्रॉम हियर। तो 1.2 ये इधर भी हो सकती है, और इट्स क्वाइट पॉसिबल क्योंकि ये हमने कोई वक्त की तरतीब से नहीं लिखी। ठीक है ना, ये करनी है, लेकिन हो सकता है इनमें से ये पहले करनी हो। ठीक है ना, ये इंटरडिपेंडेंट हो, क्या नाम है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से तो नहीं लिखी ना हमने, लिखी है कि ये सारी चीजें चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब है कि टायर पहले लगाना है। हो सकता है वो दैट इज थर्ड स्टेप, और हो सकता है द चेसी इज द फर्स्ट स्टेप, और हो सकता है बॉडी इज अनदर स्टेप, और हो सकता है वो इकट्ठे हो सकते हैं। समझ आ गया? अब इनमें से कहीं से शुरू कर दें 1.1 और लिखें, फिर आप देखते हैं 1.2 नहीं ये तो इसके बाद होना है, 1.3 नहीं ये तो इससे पहले होना है। ठीक है, ये 1.2 तो 1.1 पे डिपेंडेंट है, 1.3 से इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इससे सीधा आके ये 3.1 पे डिपेंडेंट है। तो आप इनको टाइम वाइज इस पे लिख लेते हैं और देखते हैं कि ये किस पे डिपेंडेंट है, ये इसके बाद होगी और ये इससे पहले होगी। कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं होगी जो ऐसे डैंगलिंग खड़ी हो, किसी पे डिपेंडेंट भी ना हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो बिल्कुल बिगिनिंग में है वो किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन मोस्ट ऑफ द आगे एक्टिविटीज जो होंगी वो किसी पे डिपेंड कर रही होंगी। तो
ठीक है ना। और डिपेंड करके एंड पे हर एक एक्टिविटी आपके उस 1, 2 और 3 में ही जा रही होगी, ऐसे ही है ना कि एंड पे ये आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर ही घुस रही होंगी और बाद एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव में घुस रही होंगी। तो ये आपकी एक चीज बन जाएगी और हो सकता है आपकी Critical path analysis. जो भी इसका नाम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये आपने कर लिया। 3.1 आप दोबारा नहीं लिख सकते, 3.3, 3.4 आपने वही स्टिकी नोट उसके बना के एंड यू डू दिस। और बेटर ये है कि आप जो स्टिकी नोट इसके बनाए वो एक कलर के बनाए, रेड कलर के, येलो कलर के, ग्रीन कलर के, तक आपको नजर आ रहा हो, क्योंकि फिर आपने इसको उसमें डालना है। बिल्कुल। अगर आपके ऑफिस में किसी दीवार पे ये नहीं ना लगा हुआ, इसका मतलब आपने काम शाम कोई नहीं किया, यू हैव नॉट रियली थॉट थ्रू योर प्रोजेक्ट। ये लगा होना चाहिए। तो अच्छा ये है, ऐसे उसको आप ऊपर नीचे भी करते रहते हैं और उसमें आप टिक ऐड भी करते रहते हैं। तो ठीक है, तो ये जब आपने काम किया ना, तो ये आपके पास एक चीज आ जाएगी जिसका नाम के लिए हम इसको कहते हैं नेटवर्क डायग्राम, कि आपका प्रोजेक्ट का नेटवर्क हो गया। राइट। द नेक्स्ट थिंग दैट यू डू इज कि आप एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि यार इन एक्टिविटी पे, इधर ही आप एस्टिमेट कर लें। जब आपने ये एक्सेल में बनाई थी, ये आपने एक्सेल में बना के डाल दी थी, ठीक है ना। ये सारी चीजें जब आप कर लेंगे तो आप एक्सेल में बना के एक लंबी चार्ट बन जाएगी ना, 1, 1.1, 1.1, 2, 2.1, 2.1। तो एक्सेल इज द बेस्ट टूल टू डू दिस। इसके लिए द बेस्ट टूल इज व्हाइट बोर्ड, ठीक। एंड देन यू गो बैक टू एक्सेल। आपने इन एक्टिविटीज की एस्टिमेशन, जहां पे आपने टीम लिखा है ना, रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपने कॉस्ट लिखी है उसी में कि यार इस पर इतना खर्चा आएगा, तकरीबन $2, $3 फलाना, वो खर्चा फिर आप थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे, बंदों का भी आएगा, ट्रैवलिंग का भी आएगा, इक्विपमेंट का भी आएगा, सॉफ्टवेयर का भी आएगा, प्रेमिसेस का बखरा आएगा, ठीक। तो वो आप उसमें डालते रहेंगे। लेकिन एक इसमें एक चीज़ जो है ना, आप लिखेंगे इनकी ड्यूरेशन। तो हो सकता है ये 3 दिन की है और ये 10 दिन की है, ये मैं 2 दिन में कर लेता हूँ, ये 5 दिन की है, ये 7 दिन की है, पॉसिबल है ना, ठीक। तो ये आपको पता है कि यार ये 10 दिन की एक्टिविटी है, ये तो जो है ये तो महीना चलेगी एंड फिर हम इधर पहुंचेंगे, ठीक। और कोई 2 दिन की है, कोई 4 दिन की है, कोई 6 दिन की है। तो ये आपको रफली पता होना चाहिए। इससे आप वो ये निकालते हैं कि यार ये इसका मतलब है 30 दिन है, 30 दिन है, इतने में 40 दिन में पहुंचना है मैंने, लेकिन ये 10 और 2 12 और 4 16 और 6 22। तो यहां पे मैं पहुंच रहा हूं इन 22 डेज, लेकिन इधर मैं पहुंच रहा हूं इन 40 डेज। तो ये मेरा पाथ 40 डेज का है। इसका मतलब है इधर कोई चीज लेट भी हो गई तो प्रोजेक्ट लेट नहीं होने वाला, क्योंकि 40 डेज में मेरे पास गुंजाइश है इसको, ये 4-5 दिन लेट भी होगी तो। लेकिन ये जो मेरा लॉन्गेस्ट पाथ है ना, ये डिटरमिन कर रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट असल में कितनी देर लेगा। बाकी एक्टिविटीज तो इस लॉन्गेस्ट पाथ के अंदर है। ये एक्टिविटी 4 दिन और भी लेट होगी तो डजंट मैटर, समझ आएगी कोई नहीं है। इसी को क्रिटिकल, हाँ, इसी को क्रिटिकल पाथ कहते हैं। असल में टीम जो है ना, जो मैनेजर है, वो सिर्फ इसी एक पाथ को देख रहा होता है, बाकी को नहीं देख रहा होता कि यार इस पाथ पे जो एक्टिविटीज हैं, अगर उनमें से कोई लेट होगी तो सारा प्रोजेक्ट लेट होता है। ये 10 का 11 हो गया तो ये 40 का 41 हो जाएगा। क्रिटिकल पाथ की डेफिनेशन ही ये है कि जिस पाथ पे एक एक्टिविटी जितनी डिले होगी, पूरा प्रोजेक्ट उतना डिले होगा, एक्सेप्ट कि आप फिर किसी और एक्टिविटी को उतना शॉर्टन कर लें तो अलग बात है। इसको 12 किया तो उसको 28 करना पड़ेगा इफ यू वांट टू डिलीवर ऑन टाइम। समझ आएगी बात आपको? ये एक्टिविटीज में आपके पास गुंजाइश, बफर है। तो ये एक्टिविटीज इसलिए वो आपका पाथ बना था, तो ये रेड बनी होती है, यू आर ओनली लुकिंग एट दिस। और हो सकता है ये 40 हो तो कोई एक 38 हो, तो वो किसी वक्त वो इससे बड़ी हो सकती है, उसमें से कोई चीज, वो कंसल्टेंट का आप इंतजार कर रहे थे वो नहीं मिला, एक क्रिटिकल बंदा बीमार हो गया, शहर में 10 दिन के लिए हड़ताल हो गई, ठीक है। अब ये हड़ताल आपने रिस्क में आइडेंटिफाई नहीं की थी, फिर हो गई तो फिर आपने रिस्क एनालिसिस दोबारा करना, ये हड़ताल हो गई तो उनकी लेट्स गो बैक। समझ आ गई ना? तो ये आपके स्टिकी नोट्स वाला सिलसिला चलता रहेगा। यू डोंट नीड टू यूज एनी टूल फॉर दिस, जस्ट अ वॉल एंड दिस। क्योंकि वो $5 मिलियन से बड़े प्रोजेक्ट हों तो फिर आपको पावर
MS ऑफिस का जो है ना प्रोजेक्ट वो यूज़ करना चाहिए. अप टिल $5 million, Excel is a good tool, good enough to manage everything. If you are working on MS project और आपका छोटा सा प्रोजेक्ट है तो you will be wasting your time in tuning the tool. समझ आइए, क्योंकि प्रोजेक्ट तो बहुत ही हर रोज उसमें चीज़ें ऐड डिलीट हो रही होती हैं. ये बात समझ आ गई. तो ये आपने गोया के एस्टिमेट और ये सारे करने. एस्टिमेट के भी तरीके हैं. उनको अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एस्टिमेट में एक चीज़ का पता होना चाहिए एंड देन वी शिफ्ट टू सम ऑफ दीज थिंग्स. एस्टिमेट के तरीकों में ये है कि मसलन आप कहते हैं ना कि ये एक्टिविटी 1.1 है तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी. इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इसकी कॉस्ट आपने लगाई हो मिनिमम कितनी. आप कहते हो सकता है यार ये $40 में हो जाएगी. फर्ज करें वो कोई स्विच है जो लेके आना है और आप कहते हैं कि नहीं यार इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उस वक्त इसकी कीमत 70 हो. कोई एक सिंगल पॉइंट में तो आप नहीं कह सकते ना. 40 से 70 के दरमियान कुछ भी हो सकती है. बस समझाइए. किसी चीज आप कह सकते हैं चार्ट कितने का आएगा. यू कांट बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर. कोई चीज में हो सकता है कि आपके अग्रीड कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं तो आपको पता है तो वो भी, लेकिन वो पता नहीं होता. ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकाल लो. व्हाटएवर, हाँ वो भी आपको. तो आपकी एक मिनिमम है और एक की आपकी मैक्सिमम है. फिर आप कहते हैं कि यार मोस्ट प्रोबेबली ये 50 में मिल जाएगा. मोस्ट प्रोबेबली ये 50 में मिल जाएगा. तो आपकी ये मोस्ट प्रोबेबल कॉस्ट है. मैं जो पे कम भी कह रहा हूँ तो 50 में मिल जाएगा. तो फिर आपका जो निकालने का तरीका है ना मोस्ट यूज्ड मेथड इन द वर्ल्ड. वरना तो आप हर चीज के लिए पिछली एक्टिविटीज से अंदाजा लगाते हैं कि यार इस एक्टिविटीज में हमने 40 सोचा था लग 70 गया सी. हमने 100 सोचा था 300 लग गया था. तो यहां तक जा सकती है. एक्चुअली यू लर्न. वो पिछली लर्निंग उसमें लेके आनी होती है. लेकिन आपके पास तो लर्निंग कोई नहीं या नहीं है कोई लर्निंग. तो थंब रूल इज कि इसको आप 4 का वजन देंगे. इसका वेट 1 है, इसका 4 है और इसका 1 है. गोया कि आप कहेंगे 40 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 6. ये जो आएगा दिस इज योर रीजनेबल गेस फॉर द कॉस्ट. सादा मैं कह दूं जी 40 तो इसको कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में नॉनसेंस. सिंगल point estimation is no estimation in the project. It's simply not acceptable. आपने ये मल्टीपल पॉइंट करके फिर उसमें से निकाला है. मतलब आपसे कोई पूछेगा ये जी मेरे जवाब आ गया 64.5. हाउ डिड यू अराइव एट दिस. इफ यू टेल आई अराइव्ड एट इट लाइक दिस तो उसे मींस बिजनेस उसने काम किया. ठीक है. इसमें फिर आपका एक बफर ऑटोमेटिकली आ जाता है ना क्योंकि इसने आपको इसमें कहीं पे मिल जाना है. सो यू हैव अ कंटिजेंसी बिल्ट इन. कंटिजेंसी आप समझते हैं कि 100 रुपए का है लेकिन हो सकता है 110 लग जाए. कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा होने चाहिए. ठीक है. वो आप इसका रिस्क एनालिसिस के अंदर बिल्ड कर रहे हैं. तो दिस इज ये ड्यूपॉन्ट ने निकाला था बिग कंपनी एंड यूएस नेवी ने एंड देन एंटायर वर्ल्ड अडॉप्टेड दैट. बंद करें अभी तक.